डियर स्टूडेंट्स, आज हम मदर एंड चाइल्ड केयर के अंदर प्रसव के बाद की देखभाल के अंतर्गत धात्री माता के लिए पोषण और साथ ही स्तनपान यानी फीडिंग ऑफ द बेबी और स्तनपान के लाभ के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो धात्री माता हो, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो किशोर महिला हो, क्योंकि हमारे देश में कम से कम 60% लड़कियां ऐसी है जिसके अंदर खून की कमी पाई जाती है। और ये जो कमी है किशोरावस्था से ही उनमें पाई जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा आयरन की कमी होती है, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से जब वो माँ भी बनती है उस केसेस में भी उनमें एनीमिया के लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण से प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, जिसके कारण शिशु बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉसेस होते हैं और इस तरह से देखें तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गर्भावस्था में तो हमने ध्यान नहीं दिया, केवल धात्री अवस्था में हमें ध्यान देना है, बल्कि एक महिला के लिए आवश्यक है कि उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अब ये धात्री अवस्था कौन सी अवस्था है? धात्री अवस्था यानी प्रसव के बाद की जो अवस्था है, जस्ट उसमें सबसे पहला जो सिक्रेशन होता है वो होता है एक पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये जो कोलेस्ट्रम है काफ़ी गुणों का इसमें समावेश होता है। इसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता शिशु को प्रदान करती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्तनपान जो है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और जो फ़ायदे होते हैं केवल ऐसा नहीं है शिशु को ही फ़ायदा होता है, इससे माँ को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो स्तनपान कराने से जो माँ को फ़ायदे हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द मदर। अब सबसे पहले बात ये होती है कि जैसे ही माँ अपने शिशु को अपने स्तन से लगाती है और पहला दूध पिलाती है, तो माँ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको सबसे बड़ी संतुष्टि मिलती है, जो कि मानसिक संतुष्टि या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। और जो खुशी मिलती है वो खुशी बहुत अधिक होती है। यानी सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उन दोनों के बीच में एक भावनात्मक बॉन्डिंग हो जाती है, इतनी बड़ी क्लोज बॉन्डिंग होती है जिससे वो अपना सारा प्यार जो है वो शिशु पर उड़ेल देती है। यानी बहुत ही ज़्यादा संबंध को मजबूत करना शिशु और माँ के बीच में, तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनमें गर्भवती होने की संभावनाएं काफ़ी लेट होती है, क्योंकि स्तनपान प्रक्रिया जो होती है एक तरह से प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि की तरह कार्य करती है। तो इसका मतलब कई जगह ये होता है कि यह कह सकते गर्भाशय अपनी पूर्वाकृति को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इस क्रिया में गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन भी उचित ढंग से होता है। इसके अलावा माता को शिशु को जब दूध पिलाती है तो उसमें किसी भी प्रकार का बजट नहीं करना पड़ता है, खर्च नहीं करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा ये जो दूध है वो माँ जब चाहे अपने शिशु को पिला सकती है, जब भी शिशु को भूख लगती है तो वो स्तनपान करा सकती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द इन्फेंट्स, यानी शिशु के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की क्या उपयोगिता है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि हमने कहा, कोलेस्ट्रम होता है सबसे पहला दूध, वो सबसे रिच होता है और शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक है। कई बार ग्रामीण महिलाओं में देखा जाता है कि वो उसे फेंक देते हैं, लेकिन वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा माता का जो दूध है वो काफ़ी सुपाच्य होता है और इससे शिशु के जबड़ों का भी व्यायाम होता है। संक्रामक रोग होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। और ये जो हमने पहला कहा कि कोलेस्ट्रॉम जो होता है, जिसके अंदर के खनिज लवण, वसा, प्रोटीन का अनुपात काफ़ी अधिक होता है और ये पोषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। माँ के दूध पर जो बच्चे पलते हैं वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। स्तनपान से शिशु के आंतों में एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं में वृद्धि होती है जो विटामिन बी का निर्माण करते हैं, और वह विटामिन बी जो है भोजन के अवशोषण में भी मदद करता है।
इसके अलावा शिशु के पाचन तंत्र के अनुसार ही माता के दूध का संगठन होता है। प्रारंभ में यह पतला होता है क्योंकि शिशु का पाचन तंत्र भी अपरिपक्व होता है, इमैच्योर होता है। किंतु जैसे जैसे शिशु शरीर में परिपक्वता होती जाती है, दूध के रासायनिक संगठन एवं स्वरूप में भी होता है। इसे गर्म ठंडा करने की आवश्यकता नहीं होती, साफ होता है, स्वच्छ होता है, कीटाणु रहित होता है और स्तन से सीधे जब शिशु के मुंह में जाता है तो इन्फेक्शन होने की संभावना इनमें नहीं रहती है। इसके अलावा 6 माह तक शिशु के पोषण के लिए माता का दूध पर्याप्त होता है, परंतु 6 माह के बाद केवल माता का दूध अगर शिशु को दिया जाए तो उसमें पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चा ग्रो करता है तो उसको और भी अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम देखें तो भारतीय परिस्थितियों में शिशु जन्म से 6 माह तक माता के स्तनों से 400 से 800 मिलीलीटर दूध जो है वो स्रावित होता है, परंतु इसके बाद दूध की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और एक स्वस्थ माता जो संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करती है उसके स्तन से कम 600 से 700 मिलीलीटर दूध रोज़ निकलता है और धीरे धीरे 6 महीने बाद ये धीरे धीरे मात्रा कम होती है और 1 वर्ष के बाद शिशु माता के शरीर से शिशु के लिए जो है वो 400 से 500 मिलीलीटर दूध ही स्रावित होता है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें माता के स्तन से जो दूध है वो काफ़ी कम मात्रा में स्रावित होता है, जिसका मुख्य कारण हो सकता है जैसे संतुलित आहार अगर मां नहीं लेती है तो उस केसेस में भी जो मात्रा है वो कम स्रावित होती है। इसके अलावा अगर माता की उम्र जो है ज़्यादा है, 35 वर्ष से अधिक होती है, तो भी उनके स्तनों से दूध की मात्रा कम निकलती है और क्योंकि ज़्यादा उम्र होने के कारण स्तनों में पेशियों में लचीलापन कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो नलिकाएं हैं, दुग्ध नलिकाएं, उसका पूरा विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा माता का जो स्वास्थ्य है, अगर माता कुपोषित है तो भी दूध का निर्माण कम होता है। अगर किसी प्रकार से रोग से पीड़ित है, निर्बल है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जब सेटिस्फाइड नहीं होती है किसी कारण से, कई बार सेक्स वाली जो प्रॉब्लम हो जाती है कि लड़का पैदा होना चाहिए था लड़की हो जाती है, यानी साइकोलॉजिकली कुछ नेगेटिविटी अगर माँ के अंदर आ जाती है या वो सेटिस्फाइड नहीं होती है तो भी उसमें कम मात्रा में दूध स्रावित होता है। इसके अलावा अगर धात्री अवस्था का बढ़ता हुआ समय यानी शिशु जन्म से लेकर 6 माह तक माता के स्तनों से जो दूध निकलता है वो शिशु पोषण के लिए उपयुक्त होता है, परंतु इसके पश्चात जो है मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे शिशु का पेट नहीं भरता है और शिशु अगर ऊपरी आहार शिशु को नहीं दिया जाए इस समय तो वह कुपोषित या कमज़ोर भी हो जाता है। इसके अलावा कई बार माता के जो निप्पल्स हैं वो डिफेक्टिव होती हैं, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, पूरी तरह से स्तनपान नहीं करवा पाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण के कारण शिशु के मुंह की विकृति हो सकती है, उसके कारण, या कामकाजी महिला हैं उसके कारण से शिशु जो है पूरी तरह से स्तनपान नहीं कर पाता है और दूध में भी कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं धात्री अवस्था में जो मांग है पौष्टिक तत्वों की, क्योंकि देखा जाए तो WHO के अनुसार ये कहा गया है कि जो नॉर्मल महिला हैं उनमें 850 ml तक दूध का स्त्रवण होना चाहिए, यानी पर डे जो है 850 ml तक दूध का निर्माण होता है, जिसमें 600 किलो कैलोरी ऊर्जा, 10.2 ग्राम प्रोटीन, 0.25 से लेकर 3.1 मिलीग्राम लोहा, 290 मिलीग्राम कैल्शियम, 22 से 44 मिलीग्राम विटामिन सी, 420 माइक्रोग्राम विटामिन ए, 1.2 मिलीग्राम थायमीन। इस तरह से हम देखें तो ये चीज़ें इनसे प्राप्त होती है। ये जो पौष्टिक तत्व हैं माता के दूध से ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, तो कैलोरीज़ की मात्रा जो है, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में ये बताया गया है कि नॉर्मल केसेस से पहले 6 माह में 550 किलो कैलोरी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है और 6 से 12 माह में 400 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
चाहे वो कम क्रियाशील हो, चाहे वो मध्यम क्रियाशील हो और चाहे वो अधिक क्रियाशील हो। यानी पहले 6 महीने में जब शिशु को फीड कराती है उस केसेस में ज़्यादा किलो कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है, और 6 से 12 महीने में क्योंकि अब बच्चा ऊपरी आहार भी लेने लगता है उस केसेस में 400 किलो कैलोरी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि हम प्रोटीन को देखें तो 850 ml जो दूध है उसका स्त्रावण होता है, उसमें 10.2 ग्राम्स प्रोटीन प्राप्त होता है। इसलिए लैक्टेशन के दौरान, धात्री अवस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि पहले 6 महीने में देखा गया है कि 25 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है और बाद में जो है 18 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से दूध के अंदर, माता के जो दूध है उसके अंदर 0.03 से लेकर 3.36 मिलीग्राम प्रति 100 ml लोहा उपस्थित होता है, और ये जो है इसके आधार पर ICMR ने जो कहा कि धात्री अवस्था में लोहे की मात्रा 10 मिलीग्राम बढ़ाई जानी चाहिए, परंतु बाद में बहुत सारे जो शोध हुए थे उनसे ये साबित हुआ कि माता के दूध में लोहे की मात्रा बहुत ही कम होती है तथा माँ का दूध लोहा प्राप्ति का जो है यानी आयरन सोर्स का बहुत ही पुअर सोर्स है, इसलिए इसकी मात्रा बढ़ाए जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। दूध में जो कैल्शियम है, दूध में जो कैल्शियम की मात्रा शरीर से, माँ के शरीर से प्राप्त होती है, अतः मात्रा के शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो भी धात्री माता के दूध में 850 ml दूध में 420 माइक्रोग्राम विटामिन ए की प्राप्ति होती है, अतः माता के भोजन में विटामिन ए की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस तरह से हम देखें तो धात्री माता में अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि धात्री माता के आहार नियोजन करते समय कुछ बातों को हमें ध्यान देना होता है। जैसे माँ के आहार में, जैसा कि हमने कहा कि कैलोरीज़ की मात्रा बढ़ानी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि धात्री माता का जब हम आहार बनाते हैं तो उस केसेस में दूध, अंडा, मांस, मछली आदि भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, लेकिन जो भी भोजन दे धात्री माता को वो सुपाच्य होना चाहिए, इजीली पचने वाला होना चाहिए। इसके अलावा फलों का रस, सब्जियों का सूप, छाछ एवं तरल भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। धात्री माता को ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, दाल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए, यानी सुपाच्य भोजन उसको देना चाहिए, तला हुआ भोजन भी ज़्यादा न हो। इसके अलावा कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बने हुए पदार्थों को इसमें सम्मिलित करना आवश्यक होता है। तो हमने ये देखा। इसके बाद जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है कि प्रसव के बाद जो है सामान्य शारीरिक अवस्था जो होती है यानी जनरल कंडीशंस ऑफ मदर होती है, ये तो हमने कहा कि धात्री माता के लिए इम्पॉर्टेंट पौष्टिक चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन साथ ही स्वस्थ महिला द्वारा प्रसव के 2-3 दिनों के पश्चात उठकर थोड़ा घूमना भी उत्तम माना जाता है, और लेकिन विश्राम करना चाहिए। और स्तनों में भारीपन के कारण या कई बार टाँकों के कारण उनको नींद नहीं आती है, उस केसेस में भी उनको उचित उपचार की आवश्यकता होती है, और मानसिक तनाव की स्थिति में भी अगर है तो उस समय भी उसका ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। इसके अलावा कुछ व्यायाम है जो महिला को प्रसव के बाद करना चाहिए, जिसके अंदर से थोड़ा सा पेट और जांघों का और पैरों का मूवमेंट सही से हो। और कई बार प्रसूति काल में जो विषाक्तता आ जाती है, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा, यानी योनि मार्ग में संक्रमण हो जाता है, मूत्र नलिकाओं, स्तनों व श्वसन नलिका के संक्रमण होने का डर ज़्यादा रहता है, तो उस समय भी मदर को केयर करनी चाहिए।